सेल्स में, उसमें मैम क्या क्या कवर होना चाहिए? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में क्या क्या कवर करेंगे मैम? जैसे कि मैम अपने बारे में, उसके बाद मैम एजुकेशन, उसके बाद मैम सी एजुकेशंस में आपका जितना भी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, उतना ही बोलना है जितना आपसे पूछा जाए। तो इंट्रोड्यूस करने के लिए देखिए, कभी कभी ऐसा होता भी है कि इंटरव्यूअर क्या करता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी बोल देगा कि आपके जो रिज्यूमे में नहीं लिखा है, आपको उस चीज के बारे में डिस्कशन करना है अपने बारे में। दैट मीन्स यू हैव टू टेल अबाउट योरसेल्फ दैट इज नॉट रिटन इन दी रिज्यूमे। आपके रिज्यूमे में जो चीज नहीं लिखी गई है, उन चीजों के बारे में अपने बारे में बताना है। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। आप अलग से कुछ नहीं बता सकते हैं, ठीक है। यू डोंट हैव दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस कि आप उसको एक्सपीरियंस में शेयर करें, ठीक है। आपको क्या करना है उस सिचुएशन में? सी आई विल गिव यू एन एग्जांपल। यहाँ पे आपको एग्जैक्टली इंटरव्यूअर क्या पूछना चाह रहा है वो चीज का ध्यान रखना है। सो लेट मी शेयर दिस with you. Yes, are you able to see the screen? यस मैम। हाँ, यहाँ यस देखिए, मैम। ये क्वेश्चन है आपका एचआर राउंड का, इंटरव्यू का। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल समथिंग विच इज नॉट रिटन इन योर सीवी, ठीक है। अब यहाँ देखिए स्पेसिफाई किया गया कि 18 सेकेंड में ही बोलना है। 18 सेकेंड में क्यों स्पेसिफाई किया गया है? देयर इज अ रीजन व्हाई इट इज स्पेसिफाइड कि आपको इतना ही मिनट, इतना ही सेकंड में करना है। बिकॉज अगर आप सीवी से अलग कुछ बोल रहे हैं अपने बारे में, सो मोस्टली ब्रीफली आप अपने बारे में लाइक्स डिसलाइक्स बताएंगे, बट बेसिकली आपका जानने का उसको जो भी आपके बारे में जानना है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट कि आपका कैरेक्टर क्या है, ठीक है, और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड इज इम्पॉर्टेंट। सो इवन इफ ही सेज कि आप रिज्यूमे से कुछ अलग बताइए, ठीक है, स्टिल आपको अपने बारे में एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका बताना है, भले ब्रीफली बताना है। ब्रीफली बताने का क्या मतलब हुआ कि यू जस्ट हैव टू, यू डोंट हैव टू इलैबोरेट, ठीक है। आप एक काम करिएगा, आप जब अपना क्वालिफिकेशन बताइएगा, ठीक है, क्वालिफिकेशन बताते टाइम आप यूनिवर्सिटी छोड़ सकते हैं या अपना मार्क्स छोड़ सकते हैं, दैट यू हैव क्वालिफाइड दिस थिंग्स, ठीक है। बट मार्क्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे वांट टू नो अबाउट दैट, ठीक है। तो आप मार्क्स छोड़ दीजिए या यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए, कुछ भी छोड़ के आप ब्रीफली अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड दे सकते हैं। 10th 12th का आप 10th का छोड़ सकते हैं, अपना 12th का दे सकते हैं, अपना बीएससी का दे, सॉरी बीसीए का दे सकते हैं। लेटेस्ट जो आपका क्वालिफिकेशन है, वो सारा जो भी है वो आपका 18 सेकेंड्स में खत्म होने का मतलब ये है कि आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना देना है, जहां पर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताया जाएगा, एंड रेस्ट आपको क्या बताना है, लाइक्स डिसलाइक्स, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। अब इसको आप कैसे बताएंगे कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू, बताइए। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू, आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मैम आप ही बता दीजिए। नहीं नहीं, मैं तो बता दूंगी, बट यू हैव टू नो, बिकॉज मेरे बताने से क्या होगा कि यू विल गेट अ सैम्पल, बट द थिंग इज यू कैन नॉट कॉपी दैट, ठीक है। इफ आई एम टेलिंग अबाउट माई सेल्फ, ठीक है, अगर मुझे ब्रीफली विच टाइप ऑफ पर्सन आई एम मुझे बताना है, तो टाइप ऑफ पर्सन बताने का मतलब ये है कि इंटरव्यूअर को कैसा कैंडिडेट चाहिए, उस हिसाब से आप बोलेंगे। यस प्रिय रंजन। Ma'am, now I'm going to express. Yes. I am the kind of person who always look for opportunities, always searching for new kind of things, and always willing to have the new kind of ability to achieve something new. अच्छा, इसमें आपने जितना भी बोला दैट इज वेरी करेक्ट, ठीक है। यही चीजें क्योंकि इंटरव्यूअर को जाननी है आपके बारे में एज अ कैंडिडेट, बट ऑलवेज ऑलवेज बाद में नहीं, बार बार नहीं बोलना है, ठीक है। एक बार बोलिए, दैट इज इनफ, ठीक है। या फिर आप उसका सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं, बट ऑलवेज ऑलवेज आपको रिपीट हो रहा है वो चीज नहीं करनी है, ओके। अदर देन दिस थिंग, दैट इज हाउ यू
want to tell कि what type of person you are. जब आपसे इंटरव्यूअर ये चीज पूछेगा कि introduce yourself but don't tell me something that is not mentioned in your resume, इसका मतलब ये हुआ कि वो जानना चाहता है कि आप खुद को किस टाइप के कैंडिडेट में, ठीक है, किस टाइप के कैंडिडेट मतलब आप एफिशिएंट कैंडिडेट हैं, आप लर्निंग कैंडिडेट्स हैं, आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन मेहनत करना चाहते हैं, आप ऐसे कैंडिडेट हैं या जिनके पास नॉलेज बहुत है लेकिन किस तरफ वो अपना नॉलेज यूज करे वो नहीं पता है आपको. सो दीज थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट यू फॉर द इंटरव्यूअर, वो चीजें आपको अपने बारे में बतानी है. ठीक है, जो भी चीजें आलतू फालतू कुछ भी नहीं बताना है जो इंटरव्यूअर को जान को कोई फायदा नहीं है. ठीक है, आई बिलीव इन ऑनेस्टी और लॉयल्टी, दिस चीज, ये सारी चीजें, these things are to be expressed not to be told. ठीक है, इसीलिए ये सब बता के टाइम वेस्ट नहीं करना है. ठीक है, कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं बहुत ये हूँ वो हूँ, आपको अपना गुणगान नहीं गाने हैं वहां पर. यू जस्ट हैव टू बी टू द पॉइंट दैट यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ लर्नर एंड यू वांट टू लर्न few things. Okay, any more questions regarding this? आपको और भी questions इसमें मिल जाएंगे. Like if we go to the next question, what are your greatest strength? अब strengths जो है, इसीलिए मैंने कहा था कि ये strength वाला जो point होता है ये introduction में नहीं डालना है, क्योंकि अगर ये introduction में डाल देंगे तो ये point फिर skip हो जाएगा interviewer को पूछने में. अब वो पूछेगा नहीं ये सवाल तो फिर वो अलग से कुछ सवाल पूछने लगेगा, ये सारे सवाल पूछने लगेगा. जब उसके पास सारे सवाल खत्म हो जाएंगे then he'll start asking your situational questions. ठीक है, तो जितना आपसे पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसी क्वेश्चन का आपको आंसर करना है. तो इंट्रोडक्शन में ये वीकनेसेस और स्ट्रेंथ नहीं बताने हैं. ठीक है, जब वो स्पेसिफिकली पूछ रहा है वही चीजें आपको बतानी है, आंसर करना है. ओके, सो दिस इज हाउ यू विल आंसर इट. सो ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है. ठीक है, देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एंड ग्रेटेड वीकनेस. तो जरूरी नहीं है कि वो अलग अलग पूछे, हो सकता है कि वो एक साथ पूछ ले व्हाट इज योर वीकनेस एंड व्हाट इज योर स्ट्रेंथ. ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक अलग अलग सवाल पूछे, एक ही साथ भी पूछ सकता है. तो ये चीज आपको, ये सारी जो चीजें लिखी हुई हैं, दिस इज द एग्जाम्पल. ठीक है, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि ये चीज आप उसमें बोल सकते हैं. बट इवन इफ यू आर टेलिंग द इंटरव्यूअर अबाउट दीज क्वालिटीज ऑफ योर्स, आपको सिर्फ क्वालिटी नहीं बतानी है. ठीक है, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड इट अर्लियर कि आपको सिर्फ ये नहीं बोलना है कि यू आर इंटेलिजेंट. ठीक है, यू आर नॉट, आप इंटेलिजेंट हैं, आप ऑनेस्ट हैं, ठीक है, आप टीम वर्कर हैं, उसको बोलना नहीं है. यू हैव टू एक्सप्रेस इट थ्रू examples or you have to express it with some you can say sentences. ठीक है, गुड फिट, देखिए यहाँ जैसे बोला गया है कि ये जो गुड फिट है, गुड फिट विद कॉर्पोरेट कल्चर, समवन टू फील कंफर्टेबल विद अ टीम प्लेयर हुज मैशेस. इसका मतलब क्या हुआ कि इसने इस पूरी लाइन में ये बता दिया कि वो बहुत अच्छा टीम प्लेयर है, बिना ये सिंपल लाइन कहे. ठीक है, उसने ये सिर्फ एक लाइन नहीं यूज की कि आई एम अ वेरी गुड टीम प्लेयर. ठीक है, उसने ये सारा कुछ एक पूरा एक एलैबोरेट किया उसको कि वो क्यों गुड प्लेयर है. तो उसी तरह आपको एलैबोरेट करना है. ठीक है, एंड इफ यू, ये जो पॉइंट होता है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, इसको अगर आप मेंशन नहीं करते हैं, इवन इफ यू आर कंफर्टेबल इन योर इंटरव्यू, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो आपको मेंशन करने का जरूरत नहीं रहता है. बट ये मेंशन कर देने से आपके पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट रहेगा टू ऐड इन योर स्ट्रेंथ. तो इसको कभी भी छोड़ना नहीं है. ठीक है, ऑलवेज मेंशन दैट यू आर गुड विद कम्युनिकेशन स्किल. ओके, वीकनेसेस में देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर कैसे लिखा गया है. I sometimes push my peoples too hard. I like to work with sense and urgency and everyone is not always in the same wavelength. यहाँ पर देखिए, इसका कहने का ये मतलब है कि उनको हर काम जल्दी जल्दी खत्म करने की आदत है. ठीक है, अब बिकॉज ऑफ दिस a lot of people don't agree with him or her, whoever is answering this question. मतलब हर किसी को जल्दी जल्दी तो काम नहीं करना होता. यस प्रियरंजन. Ma'am, can we mention that in weakness part? Sometimes I fail to become selfish. That's cost me sometime. नहीं, you don't have to use that word.
वही मैं कह रही हूँ कि आपको वैसा वर्ड यूज नहीं करना है, ठीक है। इफ यू टेंड टू बी सेल्फिश, व्हाट यू हैव टू टेल कि समटाइम्स आई थिंक मोर अबाउट माय प्रॉफिट rather than someone else. No, ma'am. I'm talking about that. I failed to become selfish. Fail to become. That's good. Yes, so you can say what you think about a profit of all over organization or profit of others, ठीक है। वही चीज मैं कह रही हूँ कि आपका जो चीज, कुछ चीजें होते हैं जो यू हैव टू अवॉइड, ठीक है। तो सेल्फिश हो गया या फिर कोई ऐसा चीज है जो बहुत ज्यादा आपको क्लीशे जैसा लग रहा है, तो वो चीजें मेंशन नहीं करनी है, ठीक है। यू हैव टू टॉक टेक्निकली टू द इंटरव्यूअर। आपको टेक्निकल लैंग्वेज में जो आपका कम्युनिकेशन होगा एक्चुअल में व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग इन दैट एनवायरमेंट, तो उसी लैंग्वेज में आपको उनसे बात करनी है सो दैट दे नो दैट यू आर गुड फिट इन द कंपनी, ठीक है। आपको उन सारी चीजों का जो नॉर्मल क्लीशेज होते हैं, दैट आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, आई कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, वो सारी क्लीशेज आपको सिर्फ बोलने नहीं है, उनको अवॉइड करके व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फॉर्म अनदर सेंटेंस टू एक्सप्रेस दैट व्यू। जैसे प्रियरंजन ने कहा दैट ही कैन नॉट बी सेल्फिश, ठीक है, ही थिंक्स अबाउट अदर पीपल प्रॉफिट। तो वही चीज बोलना है कि यू डोंट हैव टू यूज द वर्ड सेल्फिश वेदर यू आर सेल्फिश और नॉट। अगर आपको ये चीज बोलनी भी है कि दैट यू आर अ सेल्फिश पर्सन, इट इज नॉट अ वेरी बैड क्वालिटी, ठीक है। स्पेशली इन नाउअडेज यू हैव टू बी समटाइम्स सेल्फिश। तो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू मेंशन इट विद द सेंटेंस दैट समटाइम्स आई थिंक ऑफ माय प्रॉफिट मोर rather than others। बस इतना ही, इतना बोलने से यू कैन मेंशन दैट व्हाट इज योर वीकनेस विदाउट यूजिंग द क्लीशे वर्ड। ओके, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, तो स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो आप प्रिपेयर कर लेंगे। सी यहाँ पर, हाँ हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पर देखिए वो बोल रहा था कि वो अर्जेंसी में काम करता है, दैट मीन्स ही इज वेरी कीन टू फिनिश ऑल द वर्क्स। जो भी उनको काम मिला है वो जल्दी जल्दी वो पूरा करने की कोशिश करते हैं, बट उसकी कोशिश में जो बाकी के टीम मेंबर्स हैं दे गेट फ्रस्ट्रेटेड, दे कैन नॉट वर्क ऑन दैट पेस जो वो पेस पे काम कर रहे हैं। सो इनका क्या हुआ वीकनेस, इनका सिंपल वीकनेस हुआ दैट ही समटाइम्स फेल टू कोऑर्डिनेट विद टीम मेंबर्स, ये उनका वीकनेस हुआ। नाउ इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस लाइन, ये जो लाइन है कि दे फेल टू कोऑर्डिनेट विद देयर टीम वर्कर्स, उन्होंने ये सिंपल एक लाइन बोल दी सो दैट, मतलब आपको कोई भी चीज ऐसे बोलनी है कि वो आपकी अच्छाई दिखा रही है, या फिर अगर अच्छाई नहीं भी दिखा रही है तो वो एटलीस्ट आपकी बुराई ना दिखाए, ठीक है। वो डायरेक्टली आपको बुरा ना बनाए, गलत कैंडिडेट ना बनाए, वैसा लाइन आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। सो टू वो कोऑर्डिनेशन जो होता है, ठीक है, टू इन वर्क प्लेस, जैसा मैंने आपको बताया था, इफ यू आर सिलेक्टेड एंड इफ यू आर वर्किंग, यू विल बी वर्किंग इन अ टीम। तो इफ यू आर वर्किंग इन अ टीम, कोऑर्डिनेटिंग विद अ टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ना उसका कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है, ये तो पूरे अगेंस्ट हो जाएगा, वो तो बहुत गलत पॉइंट हो जाएगा उसके लिए, कोई भी अगर कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहा है तो। सो टू अवॉइड दैट सिचुएशन कि इंटरव्यूअर के दिमाग में डायरेक्टली ये थॉट ना आए कि ही इज नॉट एबल टू कॉर्पोरेट विद अदर मेंबर्स, ही हैज यूज्ड दिस लाइन, ठीक है, दैट समटाइम्स he gets he pushes himself or herself too hard to get the work done, and in that case in the about because of that case the coordination of the team workers are not good। तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पर अर्जेंसी, मतलब वेव, सेम वेवलेंथ का क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स दे आर नॉट वर्किंग इन द सेम पेस, जैसे वो वर्क कर रहे हैं उसी तरह से उनके टीम वर्कर्स वर्क नहीं कर रहे हैं। ओके, सो यू हैव टू फाइंड आउट ऑल दीज वर्ड, जैसे ये सेम वेवलेंथ हो गया, ऐसे जो फ्रेजेस हैं विच कैन बी यूज टू मॉडिफाई एंड लाइक मॉडिफाई योर आंसर इन लुकिंग गुड फॉर योर सेल्फ, ठीक है, आपके लिए अच्छे दिखे आंसर्स, आपके लिए अच्छा बोले आंसर्स, वैसे टाइप के फ्रेजेस आपको खोजने होंगे, ठीक है। टू इंस्टेड ऑफ यूजिंग वर्ड्स लाइक सेल्फिश। इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा? व्हाई शुड आई हायर यू नॉट अदर्स?
सी अगेन यहाँ पर देखिए, जब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वाई शुड बी हायर यू और नॉट अदर्स, जब नॉट अदर्स लग गया दैट मीन्स ही एग्जैक्टली वांट्स टू नो कि इफ यू विल लाइक आप अपने बारे में सिर्फ बढ़ाई करेंगे या दूसरों को नीचा भी दिखाएंगे. सो यू हैव टू अवॉइड दैट इन दिस सिचुएशन. ठीक है, आपको ये चीज बिल्कुल नहीं बोलनी है दैट यू विल नॉट फाइंड दीज क्वालिटी इन अदर कैंडिडेट. नहीं, you might find these qualities in other candidates but I am better. वो चीज बतानी है कि you are better than others, वो बताना जरूरी है. आप अच्छे हैं ये वो बताना जरूरी है, वो बुरा है उससे आपको कुछ नहीं लेना देना. तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वट एवर दे आर रिक्वायर्ड, ठीक है, उनके जो भी जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, वाई शुड बी हायर यू, तो आई एम अ गुड लर्नर, ठीक है, आई हैव माई बेसिक्स क्लियर अबाउट दी कोडिंग्स, ठीक है, जो भी आपका टेक्निकल है वो सारी चीजें आप बता सकते हैं कि आई हैव लर्न दी ऑल दीज लैंग्वेजेस and I am a very good learner. I have accomplished the learning of this language in within this period of time. So I am able to use these softwares, whatever you can say to convince them that you are better. ठीक है, आप अच्छे हैं उसका उनको पता रहना चाहिए. ठीक है, बस इतना उनको बताना है. इफ दे आर आस्किंग कि why should they hire you and not others, उसका यही आंसर रहेगा जब वो पूछेंगे कि why should we hire you. बस इतना ही, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आपको बताना चाहिए. ठीक है, जस्ट बिकॉज दे आर मेंशनिंग समवन एल्स, आप उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे. स्पेशली ये सिचुएशन पता नहीं आपके साथ होगी कि नहीं, आई एम नॉट श्योर. स्पेशली इफ अगर आपके सामने कोई बैठा है, लेट्स से इफ यू आर गेटिंग द इंटरव्यू इन ग्रुप्स, ठीक है, आप अगर ग्रुप्स में इंटरव्यू हो रहे हैं आपका, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि ये क्वेश्चन तो जरूर आएगा. ठीक है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इफ यू आर is there someone Swati Priyadarshini in your class? Yes, ma'am. Okay. Yes, so as I was telling कि अगर आपका ग्रुप में इंटरव्यू होता है तो ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है. क्यों पूछा जाता है? so that they know that will you be competitive enough. ठीक है, या आपके अंदर कंपटीशन है या नहीं है, और अगर है तो किस लेवल तक है. ठीक है, कंपटीशन रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज इफ यू आर नॉट कॉम्पिटिटिव यू विल नॉट बी ग्रोइंग इनसाइड द कंपनी. आप कंपनी में ग्रो नहीं कर पाएंगे. लेकिन इतना कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि आप दूसरों को ढकेलें. राइट, तो ये चीज जब आंसर करोगे तो आपको बस अपनी क्वालिटीज बतानी है कि हाँ मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं, मैंने ये चीजें सीखी हैं. आई कैन डू बेटर इन लर्निंग एंड गेनिंग एक्सपीरियंस एंड आई विल बी रिलायबल. ठीक है, आप रिलायबल हैं बिकॉज वाई यू आर रिलायबल, बिकॉज यू आर फोकस्ड इन लर्निंग एंड गेनिंग एक्सपीरियंस. आप रिलायबल इसीलिए हैं क्योंकि आपका मेन फोकस अभी यही है कि आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं. आपका मेन फोकस यही है कि आप एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं. ओके, समझ में आ गया? यस मैम. Okay, so see, why do you want to work in at our company? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था. तो क्या why did you choose Wipro? ठीक है, स्पेसिफिकली पूछा जाएगा जब आप किसी कंपनी के लिए अप्लाई करेंगे, या जिसने इन्फोसिस में अप्लाई किया था, अभी आपको टीसीएस का भी मिल गया. सो वेदर यू आर अप्लाइंग इन एनी कंपनी, ये क्वेश्चन भी आपसे हमेशा पूछा जाएगा कि why did you choose to apply in our company. ठीक है, तो इसमें क्या इंटरव्यूअर जानना चाहता है, दैट इज इम्पोर्टेंट. तो व्हेन योर इंटरव्यूअर आस्क यू दिस क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली और नॉट, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द इंटरव्यू, बिकॉज he must answer this question favorable in his own mind. ठीक है, फेवरेबल मतलब कि आपको अगर कंपनी क्यों ज्वाइन किया, जैसे विप्रो, अगर आपने विप्रो का इंटरव्यू अगर आप दे रहे हैं तो आपने विप्रो के लिए क्यों अप्लाई किया, इसमें आपको विप्रो का बढ़ाई करने के अलावा अपना भी फायदा देखना है. अपना भी फायदा कैसे देखेंगे? दैट द वर्किंग एनवायरमेंट इन विप्रो इज the ideal workplace for someone like me. ये चीज आपको बतानी है. मतलब
जो भी वर्किंग एनवायरनमेंट है विप्रो का या जो कंपनी का जो भी वर्किंग एनवायरनमेंट है वो मेरे लिए सबसे बेहतर है, मेरे लिए सबसे आइडियल है। कैसे आइडियल? यस Ma'am, how can we say that working environment of people is ideal? Because we are not By the working there. testimonial. By नहीं नहीं, testimonial. you have research ना, that is what I'm telling ना, आपने रिसर्च किया है, ठीक है। वेबसाइट पे आप जाएंगे तो विप्रो की वेबसाइट में यू कैन फाइंड दी वर्कर्स, ठीक है, वर्कर्स का रिव्यू एक आता है, यू हैव रेड दैट, ठीक है। इसीलिए कहती हूँ रिसर्च करना इज मोर इम्पोर्टेंट। विप्रो का जो वेबसाइट है उसको ऊपर से नीचे पूरा छान मारिए, जो भी चीजें उसमें लिखी हैं वो आपके लिए कितना कंपैटिबल है, ठीक है। अगर विप्रो कोई चीज प्रोवाइड कर रही है तो वो आपको चाहिए। दैट इज व्हाट यू हैव टू आंसर इन दिस क्वेश्चन, व्हाई डिड यू चूज दिस कंपनी। इसका आंसर वही रहता है कि वट एवर द कंपनी इज ट्राइंग टू प्रोवाइड यू वांट टू गेन दैट प्रोविजन। आपको वो चीज चाहिए इसीलिए आप उस कंपनी में जा रहे हैं, ठीक है। बिकॉज नो वन इज स्टूपिड इनफ टू बिलीव दैट यू, मतलब आप बिना मतलब किसी भी चले जाओगे। हालांकि देयर आर स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट लाइक, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बस उनको कैंपस प्लेसमेंट मिल रहा है इसीलिए वो उस कंपनी में अप्लाई कर दिए हैं। बट दैट डजंट मैटर कि आप इंटरव्यूअर के सामने ये बोलेंगे, ठीक है। आप इंटरव्यूअर के सामने क्या बोलेंगे, जो भी कंपनी चीजें प्रोवाइड कर रही है, इफ दे आर प्रोवाइडिंग एजुकेशनल बेनिफिट्स तो वो आपको चाहिए। इफ दे आर प्रोवाइडिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस वो आपको चाहिए। इफ दे आर प्रोवाइडिंग वर्किंग लाइक जो भी उनका रहता है, कैंडिडेट को जो भी प्रोविजन रहेगा आपका, वो सारी प्रोविजंस आपको चाहिए। You were compatible with the job description, that is why you are applying for Wipro. This is the main purpose of answering this question, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, फेवरेबल इन योर ओन माइंड, मतलब आपके भी फेवर में वो कंपनी है, यही सोच के आप अप्लाई किए हैं। जो जॉब डिस्क्रिप्शन जो उन्होंने लिख के आपको दिया है वो जॉब डिस्क्रिप्शन आपको बहुत अच्छा लगा, खुद से कंपैटिबल लगा। अगर वो कुछ मांग रहा है दैट मीन्स दे आर आस्किंग फॉर फ्रेशर्स, तो यू आर अ फ्रेशर। they are asking for basic knowledge, so you have a basic knowledge। they are telling that they will give you experience, you want experience। they are telling that they will give you additional qualification, अगर एमटेक कराएंगे या कुछ भी कराएंगे वो चाहिए, वो करा रहे हैं आपको तो वो चाहिए आपको, दैट इज वाई यू आर अप्लाइंग। जो भी चीजें हैं, ठीक है, कोई एक चीज नहीं मेंशन करना है, रिमेंबर दैट टू, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इफ दे आर प्रोवाइडिंग यू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो आपको सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन करना है, नहीं, आपको सारी चीजें मेंशन करनी है। वट एवर प्रोविजन जो उन्होंने देना है आपको, ठीक है, आपको जो भी प्रोविजन दिया है अदर देन योर सैलरी, सैलरी को छोड़ के जो भी प्रोविजन वो दे रहे हैं वो सारी चीजें आपको चाहिए। दैट इज वाई यू आर अप्लाइंग फॉर विप्रो, ठीक है। सैलरी तो हर कंपनी देती है, ठीक है, सैलरी को छोड़ के विप्रो क्या प्रोवाइड कर रहा है इसीलिए आपने विप्रो में दिया है, ठीक है। सो दैट इज हाउ you'll आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो अगर मेरे पास रहता तो मैं आपको बता देती। इफ someone has, please send it to me, okay, that would be much easier, I can formulate answers for you then, okay। Out of all the candidates that we have interviewed, why should we choose only you? ठीक है, ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपने पूछा था कि मैं आपको क्यों हायर करूं किसी और को नहीं। सो वी हैव डिस्कस दिस आंसर, ठीक है। किसी को अभी भी डाउट है तो दे कैन आस्क मी। Tell us about the skills which are required on this position. Okay, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी अभी बहुत सारे HR राउंड्स में पूछा जा रहा है। They are asking you to provide they are asking what skills are required in the position that you are applying. तो ये स्किल्स जो हैं, जो भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं या जो भी प्रोविजन चाहिए होता है, स्किल्स चाहिए होता है इस पोजीशन के लिए, वो स्किल्स आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में भी लिखे होंगे, ठीक है। Okay, can anyone just send me the job description if they have? Ashish, do you have the job description? I believe आपको भेजा गया होगा। मेल आ गया मैम, विप्रो वाला। विप्रो वाला मेल आ गया है, ओके। कब है आपका इंटरव्यू? मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ था, कहाँ से होगा? अच्छा,
अच्छा, जिनका हो गया है वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। अब इंटरव्यू के लिए आप तैयारी करें। जिनका नहीं हुआ है, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। टीसीएस भी अपना निकाल रही है, टैलेंट बैटल का आपके पास आया होगा कल, प्रियंका मैम ने भेजा है, तो वो चीज तो के लिए आप इंटर्नशिप का है मैम। इंटर्नशिप का है तो बच्चे इंटर्नशिप इज ऑल्सो वेरी गुड। ठीक है, ये मत सोचिए कि इंटर्नशिप एंड जॉब, अभी आपके लिए जॉब और इंटर्नशिप में इतना ही डिफरेंस है दैट दे आर प्रोवाइडिंग सैलरी इन जॉब एंड दे आर मे बी इंटर्नशिप में उतना सैलरी नहीं मिले या सैलरी बिल्कुल नहीं मिले। लेकिन अभी आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज है टू गेन इंफॉर्मेशन एंड टू गेन एक्सपीरियंस। अगर आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस कहीं से भी मिल रहा है, यू शुड गो विद दैट। ठीक है, ये मत सोचिए कि जॉब लेना ही लेना है किसी भी हाल में। ठीक है, इंटर्नशिप इज नॉट अ बैड थिंग, स्पेशली फॉर स्टूडेंट, फ्रेशर स्टूडेंट। आप अगर फ्रेशर स्टूडेंट है, इंटर्नशिप बिल्कुल खराब नहीं है। इंटर्नशिप स्पेशली प्रोवाइडेड विद दीज कंपनीज, विप्रो, टीसीएस, ये जो सारी कंपनी, एसेंचर्स, ये सारी कंपनी जो है, इसमें अगर इंटर्नशिप मिल रही है, दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, तो जो भी है, यू रीड ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, इफ यू आर एलिजिबल प्लीज अप्लाई। ठीक है, ये मत सोचिए कि इंटर्नशिप नहीं चाहिए, जॉब चाहिए, नहीं। इफ यू आर लाइक क्वालिफाइंग, एटलीस्ट आपके पास ऑप्शंस ओपन होने चाहिए। ओके, इफ यू आर नॉट क्वालिफाइंग वन एग्जाम, आपके पास दूसरा एग्जाम का क्वालिफिकेशन करने के लिए ऑप्शन ओपन होना चाहिए। सो कीप योर ऑप्शंस ओपन, दैट इज व्हाट फ्रेशर्स डू। ओके, अभी आप ऑप्शंस कट आउट मत करिए, सारे ऑप्शंस में अप्लाई करिए। ओके, सो इफ यू हैव गॉट द मेल देन वेरी गुड, वेल एंड गुड। ठीक है, मैम यस, मैम हाँ बोलिए। बोले मैम, मान लीजिए कि यहाँ जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसका ये मेल आएगा या नहीं? दैट आई डोंट नो सिंस इट इज, मेल सबको आता है। हाँ मेल तो मेरे ख्याल से अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो रिजेक्शन मेल भी तो आएगा आपको। दैट इज नॉट डिफरेंट, आपको मेल आ जाएगा। अगर नहीं आया है तो जिस भी अथॉरिटी के पास ये है मेल जाने का प्रोविजन, वो आप उनसे कांटेक्ट करिए दैट यू हैव नॉट गॉट अ मेल और नॉट। या हो सकता है कि आपका थोड़ा डिले हुआ गया, सिंस अभी जस्ट मेल आया है, तो आप एटलीस्ट हाफ अ डे वेट करके देखिए। ठीक है, किसी का मेल मैम आया? मेल नहीं आया, चेक करने के लिए बोल रहे थे। अभी तक तो किसी का नहीं आया, रिफ्रेश करने के बाद भी। हाँ तो हो सकता है कि अभी जस्ट भेजा गया ना, दैट इज व्हाट, हाँ दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग कि स्पैम वगैरह सारे चेक कर लीजिए एंड जो भी है ट्रैश स्पैम सारे चेक कर लीजिए। एंड स्टिल इफ यू डोंट हैव, ट्राई टू वेट एटलीस्ट 1 or 2 आवर। 1 or 2 आवर के बाद नहीं आता है तो जो भी अथॉरिटी ने आपको ये मैसेज भेजा है कि यू आर गेटिंग द मेल्स, या जिससे भी आप कांटेक्ट कर रहे थे इससे पहले फॉर द रिक्रूटमेंट पर्पस, आप उनसे कांटेक्ट करिए दैट यू हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड द मेल। ओके, नो नीड टू हरी अबाउट दैट। अच्छा, ये भी क्वेश्चन एक देख ही लो बिफोर द मीटिंग एंड्स। कैन यू वर्क अंडर प्रेशर? अब ऑब्वियस सी बात है, इफ यू आर वर्किंग तो यू आर अंडर प्रेशर। ठीक है, आप किसी भी काम में कोई भी काम करेंगे तो आपका अंडर प्रेशर काम ही होगा। इस क्वेश्चन का पूछने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप बैकआउट ना करें। ठीक है, दैट मीन्स इफ यू आर गेटिंग समथिंग, मतलब आपको अगर एक के बाद एक प्रोजेक्ट दिया जा रहा है तो आप हेक्टिक करियर, मतलब हेक्टिक लाइफस्टाइल की वजह से बैकआउट ना कर लें। दैट इज व्हाई दे आर आस्किंग यू दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ इसके लिए आपको जैसे आपने ये स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस वाला आंसर किया था उसी टाइप से आपको आंसर करना है। अगर आप बैकआउट नहीं करेंगे, दैट मीन्स इफ यू आर एबल टू वर्क अंडर प्रेशर देन गिव देम एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं? अगर किसी के पास इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है दैट आई हैव बीन प्रोवाइडेड दिस during my internship, this task to do during my internship and I have completed it, okay, under this duration. अगर नहीं है किसी के पास भी एक्सपीरियंस, then what you can say is about your projects and assignments that are given in your curriculum सेक्शन। ठीक है, आपके सेशन करिकुलम सेशन में जो भी प्रोविजन किए गए हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह, वो सारे आपने टाइम पे डिलीवर किए हैं या नहीं, कोई लास्ट मिनट चेंजेस करने के लिए प्रेशर था, वो सारा चीज आप एक्सपीरियंस इसमें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि किसी के पास एक्सपीरियंस वैसा नहीं है
आपने सारा काम ड्यूरेशन के हिसाब से किया है, ठीक है। मान लीजिए आपको 2 हफ्ते पहले मिला था प्रोजेक्ट बनाने के लिए, एंड 2 हफ्ते में आपने आराम से उसको कैलकुलेट कर लिया कि इतने इतने टाइम में आप इतना इतना कर सकते हैं आराम से। तो वो चीज अगर आपने किया है तो वो चीज भी डिस्कस कर सकते हैं, दैट टू अवॉइड टू गेटिंग अंडर प्रेशर आई लाइक टू शेड्यूल माई टाइम, ठीक है। आप एक शेड्यूल बनाते हैं, जिस शेड्यूल को आप फॉलो करके अपना टास्क कंप्लीट करते हैं। ओके, अंडरस्टूड? एनी डाउट इन दिस? मैम अगर वर्क मतलब मिल रहा है, ज्यादा प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो इट मीन्स हम लोग अच्छे एम्प्लॉयर है, तभी तो मिल रहा है। आई एम सॉरी। मैम अगर किसी को प्रोजेक्ट ज्यादा मिल रहा है एक के बाद हाँ एक हाँ, के बाद बिल्कुल तो बिल्कुल, नहीं नहीं, देखिए प्रोजेक्ट अगर अच्छी मिलेगा, अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग ना, कि अगर आपको एक के बाद प्रोजेक्ट मिल रहा है एक के बाद एक, दैट मीन्स योर टीम इज वर्किंग वेरी वेल। दैट इज व्हाई जो भी सुपीरियर है वो आप ही की टीम को दे रहा है प्रोजेक्ट करने के लिए। अब क्योंकि यू आर गुड एम्प्लॉय, तो दे डोंट वांट यू टू बैक आउट, ठीक है, जस्ट बिकॉज आप अच्छे एम्प्लॉय हैं, क्योंकि उनको तो पूरा इंडिविजुअल टास्क मिलेगा नहीं ना। जैसे मैंने आपको कहा कि आपका जो इंडिविजुअल इवैल्यूएशन है वो आपका टीम का मेंबर करेगा, ठीक है। तो टीम के मेंबर को पता है कि आप कितने एफिशिएंट हैं, बट उसका जो सीनियर है उसके पास सिर्फ एक लिखित रिपोर्ट है, एक रिटन रिपोर्ट है, जिसके हिसाब से वो आपको इवैल्यूएट कर रहा है। तो ही डजंट नो कि इफ यू विल बी एबल टू वर्क अंडर प्रेशर और नॉट। तो ये जो इवैल्यूएशन, यस, ये जो अभी हम लोग तो कोई प्रोजेक्ट नहीं किए हैं, अगर प्रोजेक्ट मिलता है तो मैं प्रोजेक्ट के बारे में पूछेगा तो मैम क्या बताएंगे? नहीं तो प्रोजेक्ट आपने कोई भी असाइनमेंट प्रोजेक्ट वगैरह कुछ तो किया होगा ना। यू आर इन 5th सेमेस्टर, आप लास्ट सेमेस्टर कोई भी सेमेस्टर में आप प्रोजेक्ट हर साल तो जमा करते होंगे ना, माइनर प्रोजेक्ट्स भी होंगे। असाइनमेंट किए हैं, प्रोजेक्ट मैम 6th सेमेस्टर में करेंगे। अच्छा, आप हाँ, तो वही असाइनमेंट भी आप बोल सकते हैं कि यू वर प्रोवाइडेड दिस असाइनमेंट ना। उस असाइनमेंट में भी तो बहुत सारे टास्क होते हैं। देखिए मैं कह रही हूँ कि इफ यू आर डिस्क्राइबिंग समथिंग इन योर माइंड, देन इट माइट बी इजी, बट इफ यू फॉर्मुलेट इट विद करेक्ट वर्ड्स, आप उसको अगर सही वर्ड्स के साथ फॉर्मुलेट करें, देन एक छोटा सा रिपोर्ट आपने 1 पेज का भी लिखा होगा ना, आप उसको एक पैराग्राफ में बता सकते हैं कि यू हैव डन ऑल दो थिंग्स। कैसे, मैं बताती हूँ। अगर आपने असाइनमेंट लिखा है, असाइनमेंट लिखने के लिए आपने रिसर्च किया होगा, क्या क्या चीज लिखनी है, रिसर्च किया, उसके बाद आपका असाइनमेंट, आपका बैकग्राउंड आईटी का है, आपको मान लीजिए कोई उसमें प्रोग्राम रन करने के लिए दिया होगा, वो प्रोग्राम कितनी बार रन कर रहा है, कोई एरर निकल रहा है, वो सारा चीज आपने रिसर्च करके, सर्च करके पूरा जो भी उसमें बगिंग है सारा डिबगिंग किया, उसके बाद आपने वो असाइनमेंट लिखा एक रिटन फॉर्मेट में, फिर उसके बाद अपने टीचर को दिया। तो ये सारी चीजें जब आप इवैल्यूएट करते हैं ना अलग अलग, कि आपने क्या क्या काम किया एग्जैक्टली, उतना कोई करता नहीं है, और उतना कोई करता भी है तो इतना ध्यान नहीं देता है, बट उसको अगर आप इवैल्यूएट वर्डिंग्स में डालते हैं तो वो बहुत सारा काम हो जाता है। और उसी काम को आपको एक मतलब एक 4-5 लाइनों में या 2-3 लाइनों में इवैल्यूएट करके अगर आप इसका आंसर दे सकते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। मैम बस वो आपसे एल्गोरिदम पूछते हैं और फ्यूचर में इसका क्या नीड है, बस और कुछ नहीं। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि वो आपके लिए बस इतना ही है कि वो एल्गोरिदम पूछ रहा है, लेकिन उसी चीज को अगर आप इवैल्यूएट करो पूरी तरह कि एल्गोरिदम अगर वो पूछ रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके किसी सर ने बोला कि आप इस चीज, आपको एक क्वेश्चन दिया है, इसका एल्गोरिदम लिख के लेके आना है, तो वो सिर्फ लिख के लेके आना नहीं होता है ना। व्हाट यू हैव टू डू कि यू हैव टू गो थ्रू द एग्जाम। मान लीजिए आपने आपको किसी ने मुझे ज्यादा तो नहीं पता है, लेट्स से कि आपको एक सिंपल कैलकुलेटर बनाने बोला गया एल्गोरिदम में, सिंपल कैलकुलेटर जिसमें 2 नंबर्स का एडिशन हो, 2 नंबर्स का सब्सट्रैक्शन हो, 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो और 2 नंबर का डिविजन हो, बस इतना ही करना है आपको। हम लोग लॉकडाउन के समय फ्रंट एंड डेवलपमेंट बहुत किए ना। वही चीज, नहीं नहीं, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि आप इसका आंसर कैसे करेंगे वर्किंग अंडर प्रेशर का, बिकॉज आपके पास सिर्फ असाइनमेंट है अभी एग्जांपल लेने के लिए। तो मान लीजिए कि आपके असाइनमेंट में सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है सर ने, जिसमें आपको एक ऐसा कैलकुलेटर बनाना है जिसमें 2 डिजिट डाले जाएंगे, 2 डिजिट में आप सम कर सकते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन करना है, और उसका एक रिजल्ट आएगा। सो यू हैव 3 वेरिएबल्स एंड यू हैव 4 ऑपरेशंस। वही चीज आई नो बच्चे, मेरे को एक्सप्लेन करने दीजिए, मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। तो आपके पास 3 वेरिएबल्स है ना, 4 ऑपरेशन है, ठीक है। तो उस चीज के लिए
जब आप इसको इवैल्यूएट करेंगे, तब आप इसको इवैल्यूएट करके कैसे करेंगे, जब आपने वो चीज लिखी, जो क्वेश्चन आपको मिला, ठीक है, तो उस चीज को क्वेश्चन में आपने लिखा कि उसमें करना क्या है, ठीक है, आपने उसको वेरिएबल अलग किया, आपने ऑपरेशन अलग किया, फिर उसके बाद कौन से ऑपरेशन के लिए कौन सा ऑपरेटर लगेगा, कौन से वेरिएबल के लिए आप मतलब कौन सा टाइप ऑफ डाटा यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो भी स्पेसिफाई करना है। वो एल्गोरिदम आपने एक एक स्टेप में एक्सप्लेन करके अगर लिखा है कि कौन सा चीज कहाँ लगता है, कौन सा एल्गोरिदम में क्या चीज लगता है, वही चीज एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। इतना जरूरी नहीं है कि आपको 2 लाइन में ही खत्म कर देना है जस्ट बिकॉज आपको वो चीज आसान लगती है, हो सकता है किसी और को वो चीज आसान नहीं लगती है, तो आप उसको ऐसे एक्सप्लेन करिए जैसे आप नॉन आईटी बंदे को एक्सप्लेन करें। आप किसी मैनेजमेंट के बंदे को ये चीज कैलकुलेटर बनाने की बताने की कोशिश करिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, आप बता सकते हैं। छोटा सा सिर्फ एक एल्गोरिदम जो है, अगर वो सिंपल एल्गोरिदम है, तो कोई भी रिपोर्ट आप लिखते हैं, कोई भी असाइनमेंट आप लिखते हैं, सिर्फ आप छोटा सा एल्गोरिदम नहीं लिखते हैं, वो बहुत सारा काम होता है। वो आप किसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करिएगा, तब पता चलेगा कि कितना काम होता है उसमें। तो यू कैन इवैल्यूएट इन दैट सिनेरियो, ठीक है। आप उस सिनेरियो में जाए, आपने एल्गोरिदम लिखा तो सिर्फ लिख के दे नहीं देना है सर को, लिख के आपने उसको डीबगिंग भी तो किया होगा, आपने चेक किया होगा कि वो एल्गोरिदम चल रहा है नहीं कर रहा है, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई एरर है तो इवैल्यूएट करना है कि एरर कहाँ है, एरर को सही किया। वो सारा चीज बस आपको वर्डिंग्स में लिखना है या बोलना है, वो वर्डिंग्स में कि आपने ये काम किया। 10 काम निकल आएंगे सिर्फ एक सिंपल 4 लाइन के एल्गोरिदम में। आपको ये नहीं सोचना है कि बस एल्गोरिदम आपके लिए